हेलो दोस्तों, मैं आपको इस क्लास में इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे फ्रेंड ने पिछले क्लास में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था। अब मैं इतिहास के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्थान या जगह, इसके आधार पर इतिहास दो भागों में है। किसके नाम पर? स्थान के आधार पर। इसके आधार पर, स्थान के आधार पर एक को कहते हैं सांसारिक इतिहास और दूसरे को कहते हैं भारत का इतिहास। सांसारिक इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री और भारत का इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री। इसे अब स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है और इसे काल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर काल, पहला है प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब देखिए, हमने आपको दो चीजें बता दी है, सांसारिक इतिहास और भारत का इतिहास। ये हमने स्थान के आधार पर इसे विभाजित किया है और काल के आधार पर हमने इसे तीन भागों में विभाजित किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और हम आपको इसमें से हम सांसारिक इतिहास अभी नहीं पढ़ाएंगे, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और हम आपको भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास तीन भागों में है: आधुनिक, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसमें से हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब इसे रफ करने जा रहा हूँ और मैं हेडिंग डालूंगा क्या? आधुनिक इतिहास। हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। और जिससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इतिहास ये एक शब्द है जिसमें आपको इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये शब्द तीन भागों में विभाजित किया गया: पहला इति, दूसरा ह और तीसरा आस। इतिहास से कहेंगे तो इसमें इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है जो, और आस का अर्थ होता है था। तो ऐसा जो था मतलब हमारे बीते हुए कल में ऐसा जो हुआ या था, उसे हम इतिहास कहते हैं। अब हम आपको डालते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, वो भी भारत का आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ाएंगे हम आपको अब? भारत का आधुनिक इतिहास। अब इसमें हम आपको स्टार्ट करेंगे 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी जिसे कहते हैं हिंदी में। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 18वीं शताब्दी, पहले आप 18वीं शताब्दी का मतलब समझिए। 18वीं शताब्दी मतलब सन 1700 से 1800, इसे कहते हैं 18th सेंचुरी। तो हम स्टार्ट करते हैं सन 1700। हम इस 18वीं शताब्दी से घटित होने वाले हमारे भारत में जो घटनाक्रम है
उसे पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1700 में भारत में मुगल राजा, कौन? मुगल राजा कौन था? मुगल राजा अकबर। अकबर के बारे में और जैसा कि मैंने बताया मुगल राजा अकबर, नहीं सॉरी, आप लोग यहाँ पे मैं गलत बता दिया। सन 1600 में अकबर का राज था। सन 1700 में यहाँ पर थे औरंगजेब, जिनके बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुसलमान प्रकृति का व्यक्ति था। इसकी नीतियाँ जो थी बहुत ही गलत थी हिंदुओं के प्रति। उसमें उसके अंदर भावना जो थी कट्टरता की थी। और औरंगजेब के बाद धीरे धीरे कई राजा आते गए। उसके बाद औरंगजेब 1707 था। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। अब आपको मुगल काल से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मुगल काल में सबसे ज़्यादा समय तक या सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो आपका जवाब होना चाहिए औरंगजेब और अकबर। ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों का टाइमिंग पीरियड है 49 वर्ष। दोनों के शासन करने का समय है 49 वर्ष। इन्हें लंबी समय तक शासन करने वाला राजा माना जाता है। ये जो थे, इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ अच्छे काम कुछ बुरे काम किए, और औरंगजेब के अधिकतर बुरे काम ही रहे। अब इनके बाद 1707 के बाद आए हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 तक। उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। फिर फारूक सियार 1713 से 1719 तक। फिर मोहम्मद शाह, जिसको आप लोग जानते होंगे मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से, वो 1719 से 1748। मोहम्मद शाह रंगीला 19 वर्ष की आयु में राजा बना। 19 वर्ष की आयु में राजा बना। अब देखिए, अब आपको क्या होता है कि जब हम मुगल राजा की बात कर रहे हैं तो हम मुगल की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो मुगल की स्थापना किसने की? आप लोग जानते होंगे, बाबर, जिसका नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ये इसका पूरा नाम था। इसने सन 1526 में, कब? सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी सन 1526 के लगभग पानीपत के प्रथम युद्ध में, उससे 2600 से पहले यहाँ पर इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के संस्थापक थे, उनका राज चल रहा था। सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर ये भारत पर शासन प्राप्त किए थे। बाबर जो थे ये मंगोल के थे, और इनके जो पूर्वज थे उनका नाम था चंगेज खान। और इनका एक और पूर्वज था तैमूर।
इनके जो पूर्वज थे ये मंगोल से आए हुए थे। इनके पूर्वज का नाम चंगेज खान और तैमूर था। तो अब हम आगे की बात, जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसे रफ करता हूँ। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने आपको इसमें बता दिया है हर एक चीज़ें, तो मैं इसे रफ, जैसा कि हमने आपको बताया है अभी तक कि उस समय भारत में मुगल का शासन था। तो अब कोई कोई भी वंश या कोई भी दल कहीं पे शासन करता है तो उसके शासन के दौरान जो जो घटनाएं घटित हुई, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं उसका। उसके बाद हम उसके फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो ये जो 18वीं शताब्दी थी, इसमें मुगल तो हमने आपको बताया 1526 में आए थे बाबर के रूप में, और इसमें 18वीं शताब्दी के दौरान मुगलों का पतन हो गया, होने लगा। तो अब देखिए मुगलों के पतन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक धार्मिक कारण, तीसरा सैन्य कारण, चौथा आर्थिक कारण, पांचवा राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण और सैन्य कारण। सामाजिक कारण और सैन्य कारण, ये 5 पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी, सन 1526 में बाबर भारत आए थे। ये मंगोल के थे। इनके पूर्वज चंगेज खान और तैमूर जंग थे, और ये इन्होंने सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक को हराकर शासन प्राप्त किया था। तो सन 18वीं शताब्दी के दौरान, मतलब सन 1700 से, उस समय शासन काल चल रहा था औरंगजेब का। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण ही उनका विघटन होना स्टार्ट हो गया। लगता है अब आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अभी इसे रफ कर रहा हूँ, फिर इसके आगे की डिटेल्स आप लोगों ने ये देख लिया। मुगल के पतन होने कि ये कारण है, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। अब हम इसमें बात करेंगे राजनीतिक कारण। जो इनका राजनीतिक कारण था ये मेन था सबसे। इसमें कई कारणों को लाया गया है। पहले हम हेडिंग डालेंगे मुगलों के पतन का राजनीतिक कारण।
अब जैसा कि हम जानते हैं राजनीतिक कारण इनका, अब हम आपको लाइन बाय लाइन सिर्फ हेडिंग बताएंगे और हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है निःशक्त उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब आप समझते होंगे, औरंगजेब के उत्तराधिकारी भी आप कह सकते हैं, औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी। तो औरंगजेब के बाद जो आने वाले उत्तराधिकारी का मतलब होता है उनके बाद शासन करने वाले या उनके वंशज आप कह सकते हैं, जो वहाँ पर शासन करेंगे। तो उनके जो बाद शासन करने वाले व्यक्ति थे, जो राजा थे, जैसे कि औरंगजेब के बाद आए आपका बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीले, ये सब जो थे बहुत ही अय्याश और निठल्ले और कमज़ोर किस्म के लोग थे। इन लोगों के अंदर एक सम्राट के अंदर जो गुण होने चाहिए, सम्राट के अंदर जो गुण होने चाहिए वो नहीं, जिनके कारण इनके पतन होने लगे। इसका दूसरा कारण था साम्राज्य का बृहद आकार। साम्राज्य का बृहद आकार, जो औरंगजेब था और उससे पहले भी शासन करने वाले और उसके बाद भी शासन करने वाले जितने भी राजा थे, इनकी एक साम्राज्यवादी जो सोच थी वो भी इनके पतन का एक कारण बना रहा। क्योंकि ये जब शासन करते थे जिस क्षेत्र में, ये उस क्षेत्र में अपने प्रशासन को सशक्त ना करके, सशक्त ना करके ये अपने प्रशासन क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इनका जो प्रशासन क्षेत्र था वो बढ़ता गया और इनके जो मेन गढ़ था वो कमज़ोर होता गया, क्योंकि राजा का वहाँ पर बिल्कुल भी स्थान नहीं था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर तक अपने साम्राज्य को विस्तारित कर दिया था और ये उसकी नीति बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई। अब हम अगला पॉइंट जानते हैं, मुगल अभिजात वर्ग का पतन। हमारा अगला पॉइंट है, क्या है तीसरा पॉइंट, मुगल अभिजात वर्ग का पतन। मुगल अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग मतलब मुगल के एक मेन, अभिजात मतलब एक मेन वर्ग, मतलब एक मेन समाज के जो लोग हैं उसमें, जैसे मुगल सम्राट जितने थे उनमें जो हमने अभी आपको पहले भी बताया, मोहम्मद शाह रंगीले को आप जानते होंगे, वो बहुत ही रंगीन मिजाज का था। वह अत्यधिक धन और विलास में लिप्त रहता था और वो मदिरा का सेवन भी करता था, जो मुगल डायनेस्टी का पतन बना। तो मुगल अभिजात वर्ग का पतन। और चौथा पॉइंट है दरबार में गुटबंदी। दरबार में गुटबंदी, दरबार में गुटबंदी से आश्रय है कि उनके दरबार में स्थापित जितने भी लोग थे वो लोग आपसी मतभेद के कारण आपस में ही लड़ लिया करते थे, जिनके कारण उनका शासन कमज़ोर हो जाया करता था और एक दूसरे के प्रति उनकी हीन भावना भी एक कारण थी, क्योंकि वो शत्रुओं के साथ मिलकर उनका विनाश कर देते थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा कारण, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम।
उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम। अब उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम क्या होता है? त्रुटिपूर्ण नियम का मतलब हो गया कि जो उत्तराधिकारी थे उनमें ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े, जो हमसे ज्येष्ठ हुए। जैसे कि ऐसा होता था पहले के जमाने में, लोग जो राजा रहता था तो उसके मरने के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र मतलब उसके सबसे बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता था, लेकिन इनके अंदर ये नहीं था, जिसे हम लॉ ऑफ प्राइमोजेनेट्री कहते हैं, प्राइमोजेनेचर, जिसे हम लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर कहते हैं। ये नियम उनके बीच नहीं था और ये आपस में एक दूसरे से लड़कर शासन स्थापित किया करते थे। और इनका छठा और अंतिम पॉइंट था राजनीतिक कारणों में मराठाओं का उदय, मराठा का उत्थान। ये इनका छठा पॉइंट था। मराठा का उत्थान भी इनके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। पेशवाओं के अधीन मराठा का उत्थान हुआ था। उत्तर भारत की राजनीति में मराठा सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे थे और मुगल दरबार में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। इसके साथ ही मराठा ने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं से बचाने का प्रयास किया। यद्यपि मराठा भारत में एक स्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत योगदान दिया था। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं और लगता है आप लोगों ने अब नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे उठाता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मुगल काल में एक बहुत ही नामी और प्रसिद्ध चीज़ एक और थी, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स, ये जो थे इन्हें मुगल काल में राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता था। ये दो भाई थे जो जब भी चाहे किसी भी एक नॉर्मल इंसान को भी किसी भी वक्त राजा बना सकते थे। इसने मोहम्मद शाह रंगीले को सन 1719 में मुगल बादशाह बनाया था और इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी थे। इनकी जो सोच थी, जो नीति थी, वो बहुत ही अच्छी थी और ये राजा बनाते थे। और ये जब राजा बनाते थे वो एक कठपुतली होता था, इसीलिए इनको राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता था। ये राजा बनाते थे जरूर लोगों को, उनको उस पद पर बैठा दिया जाता था, लेकिन जो पूरा प्रशासनिक कार्य है, एक सम्राट का कार्य जो है, जो शासक का कार्य है, वो यही सैयद बंधु ही करा करते थे। अब मैं आपको अगले पॉइंट पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आपका राजनीतिक कारण खत्म हो गया, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब अगले कारण हैं, छोटे छोटे कारण हैं, उसे भी मैं जल्द खत्म कर दे रहा हूँ आपके लिए इसी वीडियो में। अगला पॉइंट है सैन्य कारण। सैन्य कारण, इनका सैन्य कारण था क्योंकि इनकी जो सेना थी उनकी क्षमता, अनुशासन में कमी और मनोबल में कमी थी, और इनमें जो था वो अभ्यास का अभाव भी था। क्या था? अभ्यास का अभाव, जिसके कारण इनका सैन्य रूप से भी पतन हुआ।
उसके बाद इनका होता है आर्थिक संकट या आर्थिक कारण, कुछ भी हम कह सकते हैं। आर्थिक कारण, अब इनकी आर्थिक कारण क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि मुगल सम्राट के बारे में अभी हमने आपको बताया था, राजनीतिक कारण में ही एक कारण को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करते थे और ये दिन भर मदिरा, मांस मदिरा का भोग करते थे और विलास में डूबे रहा करते थे, जिनके कारण इनके खजाने में से पैसा खत्म होता चला गया और शाहजहां द्वारा भव्य इमारतें भी इनका कारण है। औरंगजेब द्वारा दीर्घकालीन दक्षिण युद्ध भी इनका कारण है, क्योंकि जब युद्ध लड़ेंगे तो उसमें अपूर्ण क्षति होती है, धन की, सेना की, हर एक चीज की। अब अगला पॉइंट आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में एक कारण है औरंगजेब की नीति। औरंगजेब की नीति से लोगों में भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई, हिंदू मुस्लिम ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई थी और ये हिंदुओं के प्रति अत्याचार कर रहा था, के प्रति अत्याचारी था। ये इसका सामाजिक कारण है। और अंतिम कारण है धार्मिक। धार्मिक कारण में आप सीधा लिख सकते हैं कि इसकी कट्टरता ही इसके धार्मिक रूप से पतन होने का कारण था। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूँ